ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी मलिक आज आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 3 रीढ़ की हड्डी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। सबसे पहले लेखक परिचय दे रही हूँ। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 1917 में उत्तर प्रदेश के खुर्जा नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इनकी रुचि बचपन से ही नाटकों में अधिक थी और इसी कारण वे स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेने लगे थे। साथ ही साथ नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय भी करते थे। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता देखने को मिलती है। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी व नाटक भी लिखे हैं। उनकी व्यंग प्रधान एकांकी बहुत ज़्यादा चर्चित रही है। सन 1978 में उनका देहांत हो गया। अब पाठ के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ मैं आपको कि रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक व्यंग एकांकी है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सीधा उन लोगों पर प्रहार किया है जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं। रीढ़ की हड्डी में जगदीश चंद्र माथुर ने उस स्थिति को बताने की कोशिश की है जब लड़कियां पढ़ लिख कर सक्षम हो जाती हैं तथा उनमें आत्मविश्वास जाग उठता है। फिर भी समाज के कुछ दकियानूसी विचार वाले लोग लड़कियों की इस सफलता से बहुत दुखी रहते हैं। इस पाठ में मुख्य 5 पात्र हैं। राम स्वरूप और प्रेमा, जो कि लड़की के माता पिता हैं। लड़की का नाम उमा है और लड़कों वालों की तरफ से गोपाल प्रसाद लड़के का पिता और उसका बेटा शंकर। ये 5 पात्र इस कहानी में प्रमुख हैं। अब आपको मैं इस पाठ की कहानी बताने जा रही हूँ। वैसे तो ये पाठ एकांकी के रूप में लिखा गया है, तो इसमें नाटक की तरह ही दिखाया गया है। सबसे पहले मेहमान के स्वागत की तैयारियाँ चल रही हैं घर में, और घर के मुखिया हैं राम स्वरूप अपने घर को सजाने संवारने में लगे हुए हैं, क्योंकि आज उनकी बेटी उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उसके बेटे शंकर साथ में ही आ रहे हैं। राम स्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर ठीक करते हैं। नौकर कुछ ऊंचा सुनने के कारण धोबी को धोती सुन लेता है, जिसके कारण घर में हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब राम स्वरूप और प्रेमा का वार्तालाप होता है, बातचीत होती है बेटी के बारे में। उमा की माँ प्रेमा के बारे में बताती है कि बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है और इसका सारा दोष पढ़ाई लिखाई पर डाल देती है। वह कहती है कि इससे तो अच्छा हमारा ज़माना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी। प्रेमा बताती है कि उमा पाउडर नहीं लगा रही है। इस पर राम स्वरूप कहते हैं कि बिना पाउडर के भी वह बहुत अच्छी दिखती है। राम स्वरूप बताते हैं कि वैसे तो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं और उनका बेटा BSc पास है, पर उनके विचार दकियानूसी हैं। वे लड़की ऐसी चाहते हैं जो अधिक पढ़ी लिखी न हो, और लड़का तो बाप से भी बढ़कर है। वह पढ़ता तो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में है, पर शादी के मामले में पढ़ी लिखी लड़की उसे पसंद नहीं है। राम स्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब किसी भी तरह से उसे तैयार करो, क्योंकि लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। राम स्वरूप की क्या विवशता रही है। एक तो लड़की के पिता रहे हैं वो, दूसरा जो लड़के वाले आने वाले हैं वो कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, जबकि उनकी बेटी वो BA पास है। तो इसलिए उनकी एक विवशता रही है यहाँ पर कि वो किस तरीके से अपनी लड़की की शादी करेंगे इन लड़के वालों से।
रामस्वरूप जानते हैं कि उमा को पढ़ाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी लड़के वालों के सामने वे अपनी बेटी के बीए तक पढ़े होने की बात जो है नहीं बता सकते, क्योंकि लड़के वालों को जो है कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। लड़के वालों का मानना था कि लड़की को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में तो उसे घर गृहस्थी की ही चलानी पड़ती है। इस प्रकार से जो है रामस्वरूप की विवशता के कारण जो है अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने की बात जो है वो लड़के वालों से छुपाते हैं। जो लड़के वाले आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है। नौकर बताता है कि बाहर अतिथि आए हैं। वे जल्दी से हारमोनियम ठीक जगह रखते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए बाज़ार भेज देते हैं। रामस्वरूप ने लड़के वालों का बढ़ चढ़कर स्वागत किया। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच नाश्ता परोसा जाता है। गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की पढ़ाई की बात भी कहते हैं कि उस ज़माने में मैट्रिक पढ़ा हुआ जो अंग्रेजी लिखता था उसकी तुलना आज का एमए की डिग्री लेने वाला भी नहीं कर सकता है। यानी अपने ज़माने की पढ़ाई की वो तारीफ़ करते हैं कि पहले का जो है मैट्रिक पास यानी 10 पास हुआ भी व्यक्ति जो है बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेता था, जबकि आजकल के एमए पास बच्चे भी जो है इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। अब लड़के वालों के जो दकियानुसी विचार हैं उनके बारे में गोपाल प्रसाद लड़की के बारे में बात करते हैं कि लड़की का सुंदर होना आवश्यक है। फिर वे रामस्वरूप से पूछते हैं कि उनकी लड़की अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी, बस मैट्रिक पास ही होनी चाहिए। वे लड़कों की पढ़ाई की तो वकालत करते हैं, पर लड़कियों की नहीं, क्योंकि उनको कम पढ़ी लिखी लड़की पसंद थी। वे तर्क देते हुए कहते हैं कि मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। उनके अनुसार जो है पढ़ने लिखने का काम तो पुरुषों का होता है, स्त्रियों को तो घर गृहस्थी चलानी होती है, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अतः उनको अधिक पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। उनके पढ़े लिखे बेटे की भी यही धारणा थी। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं कि उच्च शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। अब उमा जो है लड़की वो वहाँ पर आती है, प्रवेश करती है। नाश्ता समाप्त होने के पश्चात रामस्वरूप जो है पान मंगवाते हैं। उनकी बेटी उमा पान की तश्तरी लेकर कमरे में आती है। उसने सादे कपड़े पहने थे और गर्दन झुकी हुई थी और आँखों पर चश्मा था। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा जो है उमा का चश्मा देखकर चौंक जाते हैं। रामस्वरूप बहाना बनाते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। यानी वो उस समय जो है झूठ बोलते हैं लड़के वालों को कि चश्मा जो है पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं लगा हुआ, सिर्फ आँखों की वजह से, यानी जब उसकी आँख दुखनी आई तो तब लगाया गया है। सिर्फ यहाँ शायद उसकी विवशता ही रही है कि वो लड़की की जो पढ़ाई लिखाई है वो लड़के वालों से छुपाना चाहते हैं। लड़के वालों का उमा से सवाल जवाब करना होता है, तो गोपाल प्रसाद के उमा के लिए प्रश्न पर प्रश्न शुरू होते हैं। वो पूछते हैं कि गाना बजाना आता है या नहीं, खाना बनाना आता है या नहीं, पेंटिंग और सिलाई जानती हो या नहीं। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उमा से पूछते हैं। उमा जो है मीरा का प्रसिद्ध भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाने लगती है कि गाते गाते जो है उसकी नज़र शंकर से मिल जाती है। शंकर यानी लड़का जो उसको देखने आया होता है उससे मिलती है, तो वह गाते गाते जो है रुक जाती है। अब गोपाल प्रसाद फिर पूछते हैं उनसे कि कुछ इनाम भी जीते हैं क्या। वह जो है चुप रहती है, उमा यानी कि चुप रहती है उस समय। उमा लड़के को जवाब किस तरीके से देती है, फिर कहती है, रामस्वरूप कहते हैं कि बेटी जवाब दो, तो वह फूट पड़ती है, यानी कि एकदम से आक्रोश में बोलती है, क्या जवाब दूं बाबूजी,
जब मेज कुर्सी बिकती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। इस तरीके से जो है वो आक्रोश में आके, गुस्से में आके जो है जवाब देती है और कहती है, इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती। तब गोपाल प्रसाद जो हैं झल्ला उठते हैं, यानी उनको गुस्सा आता है उस उमा की बातों पर। उमा जब शंकर की पोल खोलती है तो क्या दृश्य होता है। उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए। वह शंकर की करतूत के विषय में बताती है कि शंकर कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए और लड़कियों से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था। तब उसने नौकरानी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी थी और भाग निकला था। यानी वो जो है शंकर के बारे में बहुत कुछ जानती है, उसके चरित्र के बारे में जानती है, तो वो उसके पिता के सामने जो है उसकी पोल खोल देती है। वो ये भी बताती है कि उसकी वहाँ पिटाई भी हुई थी। उमा जो है शंकर की चरित्रहीनता को उधेड़ कर रख देती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो। तब उमा जवाब देकर कहती है कि हाँ, मैं BA पास हूँ, कोई चोरी नहीं की है मैंने, न ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। उमा के कथन द्वारा गोपाल प्रसाद को पता चलता है कि वह कॉलेज में पढ़ी है। उमा ने जब लड़के की सभी काली करतूतें कह दी तब लड़के वालों का जो है मुंह बन गया, उनको गुस्सा आया। गोपाल प्रसाद बोले कि राम स्वरूप जी, आपने क्या हमें यहाँ हमारी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था। और वो उठ खड़े होते हैं। अब जो है उमा शंकर की बैकबोन के बारे में बताती है, उसका स्पष्टीकरण करती है। जब वह हॉस्टल में लड़कियों के पीछे जो है छेड़खानी करता हुआ घूम रहा था तो उसकी पिटाई की गई थी, जिस दौरान जो है शंकर की रीढ़ की हड्डी पर जो है चोट लगी थी, जो कि अब तक भी उसे परेशान कर रही है। तो जो उमा है वो जो है उसके शंकर की बैकबोन के बारे में स्पष्ट उनको बताती है कि क्या हुआ। गोपाल प्रसाद जो है स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और वहाँ से जाने का जो है उपक्रम करते हैं, यानी जाने की कोशिश करते हैं। तो उमा जो है यह कहकर उन्हें और चिढ़ा देती है कि घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी कि बैकबोन। रीढ़ की हड्डी को जो है बैकबोन कहा गया है यहाँ पर। गोपाल प्रसाद और शंकर जो हैं अपना सा मुँह लेकर लौट जाते हैं। तो ये थी इस पाठ की कहानी, रीढ़ की हड्डी की कहानी, जिसमें कि एक सामाजिक व्यंग्य एकांकी के रूप में इसको दिखाया गया है और लड़कियों की पढ़ाई के बारे में जो है इसमें बताया गया है कि कुछ लोगों की सोच जो है आज भी दकियानूसी है, जो कि लड़कियों को जो है पढ़ा लिखा होना सही नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि लड़कियां तो सिर्फ घर गृहस्थी संभालने के लिए होती है, ना कि पढ़ने लिखने के लिए। आशा आपको कहानी जो है समझ में आ गई होगी।